अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। सबसे पहले प्रोग्राम में बात करते हैं मईशत की। मुस्बत मईशत के इशारे मिल रहे हैं। स्टॉक मार्केट में हम देख रहे हैं कि मुस्बत रुझान देखा जा रहा है, साथ ही साथ कदरे कुछ इस्तेहकाम की फ़ज़ा है इकनॉमिकली। इसी वजह से, इस मुस्बत मंजरनामे की वजह से जो रेटिंग एजेंसी है मूडीज़, उसने पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है उसमें भी बेहतरी की है। एक तरफ तो हम ये देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो एक मुस्तकिल कोशिश करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट करना है, पाकिस्तान को पैसे चाहिए जिसके लिए उसको अपनी टैक्स बेस बढ़ानी है और टैक्स से पैसे लेके आने। अब उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने ताजिरों के लिए एक स्कीम भी निकाली और उसके ऊपर ताजिरों से उनको टैक्स में आने का मुतालबा किया और कहा कि आप आएँ, लेकिन इसके ऊपर ताजिर इनकारी हैं, एहतजाज कर रहे हैं। कल हमने देखी हड़ताल भी हुई। जब इस तरह से चलेगा और मुसलसल टैक्स जमा करने के अंदर हुकूमत पाकिस्तान को नाकामी होगी और लोग टैक्स नहीं देंगे, तो फिर क्या माशी इस्तेहकाम मुस्तकिल हो सकता है? अपने तज्ज़ियाकारों के सामने हमने ये सवाल रखा है, मुख्तलिफ पहलुओं से इसका जायज़ा लेंगे। हमें इसके लिए ज्वाइन कर रहे हैं खुसूसी तौर पर मेहताब हैदर साहब। आप इकॉनमी के ऊपर, टैक्स उमूर के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, रिपोर्ट करते हैं। महमल सरफराज साहिबा, शहजाद इकबाल साहब और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, आपसे मैं शुरू करना चाहूँगी और आपकी राय इसके ऊपर चाहूँगी। ये जो कल सारा का सारा हुआ और ताजिरों ने इनकार किया है टैक्स देने से, क्या समझते हैं आप? हुकूमत की हिकमत अमली इसके अंदर दुरुस्त है? जिस तरह से कैरेट्स एंड स्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वो प्रॉम्प्ट है? और क्या वो ताजिरों को ऑन बोर्ड ले लेंगे टैक्स देने में, या फिर यहाँ पर मुश्किल होगी अभी? बहुत शुक्रिया अलीना। पहले तो जरा जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है पाकिस्तान की, उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि कई इंडिकेटर्स हैं जो कि हमें बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के जो रिजर्व्स की पोजीशन है अब वो बेहतर है। पाकिस्तान का जो IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो अब हो चुका है। इन्फ्लेशन के नंबर्स बेस इफेक्ट की वजह से आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है इन्फ्लेशन, और ये नाज़रीन को बताना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई खत्म हो गई है। महंगाई की जो रफ्तार है बढ़ने की, उसमें जो है वो कमी आ रही है। और भी कुछ आदाद शुमार है, मिसाल के तौर पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन जो करंट अकाउंट बैलेंस है हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, और इसके अलावा जो पाकिस्तान में डॉलर्स आते हैं, वो 2 साल पहले 20 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था, उसमें काफी कमी आई है। बट ये सारे जो बेहतरी है ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होगी अगर पाकिस्तान जो है आसानी से IMF का प्रोग्राम हासिल ना कर सका। जुलाई में हमने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लिया था, उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि अगस्त में हम जो है IMF के बोर्ड लेवल से भी अप्रूवल मिल जाएगा, वो नहीं हुआ। अब जो है कहा जा रहा है कि सितंबर में जाके वो होगा। सितंबर की भी जो इनिशियल डेट्स हैं उसमें तो हमारा नाम नहीं आया बोर्ड मीटिंग के लिए। तो अगर ये हम उनकी प्रायर कंडीशंस को मीट नहीं कर सके, यानी कि जो हमारे रोल ओवर होने हैं दोस्त ममालिक से वो ना हो सके, या जो एक्स्ट्रा $2 बिलियन का गैप है वो हम पूरा ना कर सके, तो फिर हमारे लिए प्रोग्राम हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो या स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस हो, वो दोनों यही बात कर रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं, हम बातचीत कर रहे हैं और ये पैसे हमें मिल जाएंगे, रोल ओवर हो जाएगा। तो फिर जाहिर सी बात है, रोल ओवर हो जाएगा तो IMF प्रोग्राम में हम चले जाएंगे। लेकिन देखिए, ये एक मैक्रो सिचुएशन है। असल हकीकत ये है कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर पुट करना है। मूडीज ने रेटिंग बेहतर की है, लेकिन मूडीज भी कुछ ऐसी चीजों के हवाले से बात कर रहा है जो हमें करना जरूरी है। मिसाल के तौर पे जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग आप लेते रहते हैं अपने पार्टनर्स से, उसका जिक्र कर रहा है, जो रिफॉर्म्स है उसकी बात कर रहा है। अगर हमने ये नहीं किए तो फिर तो मुस्तकिल इस्तेकाम कभी भी नहीं आएगा। मेन चीज ये है कि आपने अपने मुल्क में जो पैदावार है उसको बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, उसके बगैर कोई हल नहीं है। दूसरा, हमें इस बात से अब थोड़ा सा निकलना पड़ेगा। ये बार बार हम जो बात करते हैं, हम चाहे हमारी डिप्लोमेसी हो या हमारी मईशत हो, हमारी इकोनॉमी हो, हम उसको भाईचारे पे, दोस्ती यारी पे, इस पे चलाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं हो सकता। मतलब ये कौन सा मुल्क अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में ये लफ्ज इस्तेमाल करता है, फ्रेंडली नेशन से पैसे मिल गए? भाई, कोई फ्रेंडली नेशन नहीं होता। वो पैसा उस वक्त लगाते हैं जब उनको पता है कि अच्छा रिटर्न मिलेगा, इन्वेस्टमेंट में रिटर्न अच्छा मिलेगा। कर्ज आपको उसी वक्त देंगे जब उनको पता है कि सूद समेत कर्ज आप वापस करने की कैपेसिटी रखते हैं। जब तक ये हालात रहेंगे लोग इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अब ये फीलिंग आती जा रही है कि इतना आसान नहीं रहा है पाकिस्तान के लिए कि डिपॉजिट्स लेकर आ जाओ या ऑयल फैसिलिटी लेकर आ जाओ। इस पे जो आपके दोस्त ममालिक सो कॉल्ड हैं वो भी अब सवाल उठाने लगे, क्योंकि वो भी ये देखेंगे कि क्या आपके पास रिटर्न देने की कैपेसिटी है, क्या पेबैक की कैपेसिटी है। अगर ये नहीं होगी
तो फिर कोई आपको पैसे देने नहीं आएगा। तो हमें पहले तो इसको फिक्स करना है कि हर मर्तबा चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सीपैक लेके आ गया क्योंकि चाइना ने बड़ा एहसान किया। कोई एहसान नहीं किया। चाइना का अपना उसमें फायदा था, उनकी अपनी कंपनीज थी, उनके अपने लेबर थे, उनकी अपनी सॉवरेन गारंटीज हमने उनको दी हुई थी, तो उनको पता था कि उनको प्रॉफिट के साथ पैसा वापस मिल रहा है, इसलिए उन्होंने सीपैक में इन्वेस्ट किया। कोई पाकिस्तान पे दोस्त समझ के एहसान नहीं किया। तो हमें भी यही रवैया रखना है कि हमारा जहां पे फायदा वहां पे अब जा रहा है। अब जो आपने बात की है रिटेलर्स की, कल हमने देखा कि स्ट्राइक भी एक तबका रिटेल और होलसेल सेक्टर जिसका 20-22% कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में, वो आपको वो टैक्स नहीं देता जो देना उनको चाहिए, और इसीलिए बोझ किस पे पड़ता है? मिसाल के तौर पे सैलरी क्लास पे पड़ता है। अगले साल हम तमाम जो सैलरी तबका है वो मिला के 450 अरब रुपए देंगे, और शायद जो टारगेट रखा हुआ है रिटेलर होलसेलर के लिए वो अब भी जो है 50 अरब रुपए का है, यानी कि तकरीबन 9 गुना उससे कम है जो कि सैलरी क्लास देगी। मेहताब साहब शायद नंबर्स के साथ ज्यादा बताएं कि कितनी इस वक्त रिटेल होलसेलर्स की शॉप्स हैं जो कि इस वक्त एक्टिव हैं और उनका टैक्स एक्चुअली कितना बनना चाहिए, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। और मैं अभी ये बात सुनता जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा ये हो रही है कि क्योंकि इस हुकूमत के पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, इसलिए जो है इस तरह के टैक्स वो लगा नहीं सकती। अगर ये वोट लेकर आए होते, मैंडेट लेकर आए होते, तो शायद फिर ये टैक्स लगाना आसान होता। तो जरा इस पर्सपेक्टिव को मैं करेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा है नहीं। मैं आपको एक फहरिस्त दिखा देता हूं कि 1998 से जब से ये कोशिश हो रही है रिटेल होलसेल सेक्टर को टैक्स में लाने की, तो कितनी रुकावटें आई है। 1998 में जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी वो 2/3 अक्सरियत थी उनके पास, लेकिन उन्होंने उस वक्त जीएसटी लगाने की कोशिश की रिटेल सेक्टर पे, वो नाकाम हो गए। परवेज मुशर्रफ एक डिक्टेटर थे, कई काम कर गए वो, लेकिन जब बात आई कि हम जाके डोर टू डोर रजिस्ट्रेशन करेंगे इन रिटेल होलसेलर्स की ताकि पता चल सके कि कौन कितना कमाता है, उस पर टैक्स लगाएं, उसमें नाकाम हो गए। प्रेशर में वो विड्रॉ करना पड़ा। फिर 2011 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वैट लाने की कोशिश की, उस वक्त भी रिटेलर्स होलसेलर्स ने उसकी मुखालफत की और वो नहीं लग सका। फिर 2015 में 14-15 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, वो भी ऑलमोस्ट 2/3 मेजोरिटी थी उनके पास इत्तेहादियों को एक साथ मिलाकर, लेकिन जब वो टैक्स लगाने गए तो रिटेलर होलसेलर पे वो भी उस वक्त टैक्स नहीं लगा सके। फिर 2019 में, जिसमें आप पीटीआई वाले कहते हैं कि देखिए कैपिटल पॉलिटिकल कैपिटल कितना जरूरी है, पीटीआई की हुकूमत थी, शहबाज जैदी को लेकर आए, फौज आपके साथ थी, लेकिन उस वक्त भी आपने कहा कि हम जो शनाख्ती कार्ड की शर्त है वो रखेंगे कि 50,000 से ज्यादा आप स्पेंड करेंगे तो शनाख्ती कार्ड देना जरूरी होगा। वो हुकूमत को विड्रॉ करना पड़ा। तो इस मुल्क में हमने ये देखा है कि पॉलिटिकल कैपिटल हो या ना हो, कोई आमिर की हुकूमत हो या ना हो, लेकिन रिटेल होलसेल सेक्टर पे हम टैक्स नहीं लगा सके। ये अवॉइड करते हैं, ये प्रेशर डालते हैं हुकूमत पे और हुकूमत पीछे हट जाती है। इस मरतबा अगर आपने एक स्टेप लिया है तो उससे आगे बढ़े आप। हाँ, इसमें बेहतरी लाई जा सकती है, कुछ जेन्युइन कंप्लेंट्स हैं। मिसाल के तौर पे एक छोटी दुकान है, उसका टर्नओवर बड़ा ज्यादा है, उसका प्रॉफिट ज्यादा है, उसको आप चार्ज कर रहे हैं 40-50 हजार, लेकिन दूसरी जगह पे एक छोटी दुकान है जिसका टर्नओवर बहुत कम है, उसको आप चार्ज कर रहे हैं 60,000। किसी छोटी दुकान पे आप 100 रुपए चार्ज कर रहे हैं, किसी पे 60,000 कर रहे हैं। अब शायद ये एरिया वाइज उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि दुकान की जो मार्केट वैल्यू उसके हिसाब से, लेकिन मार्केट वैल्यू पे भी देखना है कि कारोबार किस किस्म का है। असल तो देखें, उस वक्त आप इनसे टैक्स ले सकेंगे जब उनकी सेल के मुताबिक आप उनसे टैक्स ले रहे होंगे और उनके प्रॉफिट पे आप जो उनको इनकम टैक्स चार्ज कर रहे होंगे। ये सही तरीका है। उस वक्त पहुंचने के लिए शायद हमें वक्त लगेगा, लेकिन अलीना यहाँ पे ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त एक मसला जरूर है क्या कि जो तार्ज़े तबका है वो कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल बहुत ज्यादा हो गए और उसमें टैक्सेस बहुत ज्यादा है, लेकिन ये 2 दहाई पहले तो ये मामला नहीं था, लेकिन उस वक्त भी वो टैक्स नहीं दे रहे थे। लेकिन ये इनका इशू इस वक्त बिल्कुल ठीक है। लोगों के लिए जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बिजली के बिल बहुत ज्यादा है, और ये एक ऐसा इशू है जिसपे गवर्नमेंट को देखने की जरूरत है कि अगर आप वैसे ही बिजली के बिलों में टैक्सेस भी दे रहे हैं, बिजली के बिल वैसे ही यूनिट इतना महंगा हो गया है, तो उस पर आपने कैसे कंट्रोल करना है, वो नहीं करेंगे तो ताजिर की शिकायत रहेगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप टैक्स नहीं देंगे। बिजली का बिल मैं भी देता हूं, आप भी देते हैं, हर कोई देता है, लेकिन हम इनकम टैक्स भी देते हैं जो कि देना चाहिए सबको। मेहताब, प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है एग्जैक्टली? क्या हुकूमत सख्ती नहीं कर रही जिस तरह से करनी चाहिए, या फिर जिस तरह से वैल्यूएशन के ऊपर ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको थोड़ा बेहतर तरीके से डील कर लिया जाए, आपस में बात हो जाए तो मामला बेहतर हो सकता है? बट ये रवैया देखा जा रहा है, जैसे अभी शहजाद ने भी पॉइंट आउट किया कि हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की, कभी भी ताजर आते ही नहीं है, मानते ही नहीं है कि हम टैक्स के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं या टैक्स देने पर आमादा होते हैं। प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पे जो ट्रेडर्स या रिटेलर्स हैं ये टैक्स नेट में आना नहीं चाहते, क्योंकि अगर आपको मैं आपके सामने बुनियादी डेटा रख देता हूँ ताकि वो डेटे की बुनियाद पे हम बेहतर अंदाज में इसके ऊपर एनालिसिस कर सकें। पाकिस्तान में कोई तकरीबन 3.1 मिलियन से ज़्यादा रिटेलर्स की तादाद है।
इस पे तादाद पे एक कंट्रोवर्सी है कि थोड़े हैं या ज़्यादा है, लेकिन ये मिनिमम 3.1 मिलियन रिटेलर्स हैं। अभी तक जो रजिस्टर्ड है FBR के पास लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक वो तकरीबन कोई 4 लाख के लगभग है, और जो लोग टैक्स अदा कर रहे हैं, रिटर्न फाइलर हैं, वो तकरीबन 2.5 से तकरीबन 2,70,000 है। और जितना टैक्स उन्होंने दिया है वो बेसिकली कोई 30 अरब रुपए, तकरीबन 30 अरब रुपए का टैक्स उन्होंने जमा करवाया। अब आपको मैं FBR के डेटा की बुनियाद पे ये कह सकता हूँ कि अभी जो ये स्कीम लाए हैं जिसका नाम ताजिर दोस्त स्कीम है, उसमें कोई 26,000 के करीब एंट्रीज हैं, मार्केट्स इन्होंने आइडेंटिफाई की हैं 42 सिटीज़ के अंदर। उसमें 100 रुपए से लेकर 60,000 रुपए पर मंथ का टैक्स है फेयर मार्केट वैल्यू की बुनियाद पे। इस पे बिल्कुल ये डिस्कशन हो सकती है कि जो 60,000 का आपने इंट्रीज की हैं वो ज़रा ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको नंबर बताना चाहता हूँ 100 से कम मार्केट्स ऐसी हैं पूरे पाकिस्तान में जिनके ऊपर 60,000 रुपये टैक्स है पर मंथ। उसमें भी मैं समझता हूँ कि मसलन F6 की मार्केट है इस्लामाबाद की, F7 की है, या बड़े शहरों की बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं। उसके ऊपर एक डिबेट हो सकती है कि आप एक ही स्टिक से सबको ना आंकें। अगर किसी का टर्नओवर ज्यादा है तो उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाएं, किसी का कम है तो उसके ऊपर कम लगाएं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल ही टैक्स देने से इनकार कर दें। ये स्टेट अब ऐसी नहज पे पहुंच चुकी है कि अगर आप ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में जो सैलरीड क्लास है, जो फॉर्मल सेक्टर है, उससे कब तक आप खून निचोड़ते रहेंगे। इस साल जो IMF के साथ हमारा एग्री टारगेट है वो कोई तकरीबन 13 ट्रिलियन का है, और 50 अरब रुपए हमने रिटेलर्स की ये जो स्कीम है इससे हमने जो है वो टारगेट किया हुआ है। अभी तक जो स्कीम है उसमें जो लोग रजिस्टर्ड हुए हैं उनकी तादाद बड़ी कम है, और उसमें जो टैक्स आया है वो पीनेट्स है, 4-5 लाख रुपए टैक्स आया है अभी तक। तो ये वो बुनियादी सिनेरियो है जहां पे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा, रिटेलर्स को भी टैक्स नेट के अंदर लाना पड़ेगा, और पाकिस्तान में जितने सेक्टर्स जो पैसे कमा रहे हैं और कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं उन सबको टैक्स नेट के अंदर आना पड़ेगा। अगर आप ये देखें कि सैलरीड क्लास जो है वो पिछले साल 375 अरब रुपया देती है, इस साल कुछ तकरीबन 450 अरब रुपए चूंकि टैक्स रेट में इजाफा हुआ है वो दे रही है, और रिटेलर्स जो हैं वो पिछले साल 30 अरब दिया, अब 50 अरब की बात हो रही है, वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो स्टेट कैसे चलेगी? मेरे ख्याल में जो इशू है वो ये है कि फेयर मार्केट वैल्यू में जो मैक्सिमम रेट्स है उसको कंसिडर किया जाना चाहिए, लेकिन हुकूमत को किसी सूरत में भी पीछे नहीं आना चाहिए। शहजाद इकबाल साहब की एक बात मैं उसमें इजाफा कर दूं, आपको याद होगा मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी ये टैक्स लगाने की कोशिश की थी, और मरियम नवाज साहिबा ने उस पर बात की थी और वो विड्रॉ कर लिया था गया था उस टाइम। अब पॉलिटिकल कंसिडरेशन को पीछे रख के हुकूमत को जो है वो इस सिलसिले में बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए, और अक्रॉस द बोर्ड जितने सेक्टर्स हैं उन सब के ऊपर जो है वो टैक्स होना चाहिए। अच्छा, इस वक्त आप कितने पॉजिटिव हैं कि रजिस्टर करवा लेंगे अपने आप को ताजिर, या हुकूमत जिस तरह से चल रही है कुछ ना कुछ उसमें गेन करेगी? क्योंकि अभी तक गालिबन ये मई से स्टार्ट हुई हुई है, अप्रैल मई से स्कीम, राइट? ना होने के बराबर लोगों ने रजिस्टर करवाया है। क्या इसी तरह से चलता रहेगा या आगे कुछ आपको उम्मीद है कल के बाद कुछ जमूद टूटेगा? देखिए, बुनियादी तौर पे ये चीज आप हुकूमत की पॉलिटिकल विल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हुकूमत ये समझती है और रेट ऑफ द स्टेट को इस्टेब्लिश करती है तो फिर मैं समझता हूं कि हुकूमत को बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ, जहां पे उसकी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है उसके दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। और मैं आपको बताऊं, ये हड़ताल से एक दिन पहले ट्रेडर्स को और रिटेलर्स को FBR के हेडक्वार्टर में बुलाया गया, लेकिन वो बजाय इसके कि वो जाके मुख्तलिफ तजावीज़ पेश करें, जो लोग हड़ताल के ऊपर थे उन्होंने वहां जाना ही मुनासिब नहीं समझा। तो मेरा ख्याल ये है कि उन्हें एंगेज करना चाहिए और इसमें बेहतरी लाने की कोशिश करनी चाहिए। बट अलीना, सिर्फ एक जुमला। जी शहजाद जी, ये बिल्कुल ठीक है कि इसमें बेहतरी ला सकती है, इसको विड्रॉ नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए वैसे तो प्रोटेस्ट करना, दुकानें बंद करना उनका हक है, लेकिन अगर वो ये पैसे डाल रहे हैं कि हम दुकानें बंद करेंगे तो
हुकूमत का नुकसान होगा क्योंकि हुकूमत की टैक्स कलेक्शन और कम हो जाएगी, तो फिर नुकसान उनका भी होगा, जिसने दुकान नहीं खोली उसका भी उस दिन काम नहीं होगा। तो ये सिर्फ इस थ्रेट में आ जाना कि हम दुकानें नहीं खोलेंगे तो रियासत का नुकसान होगा, मुल्क का नुकसान होगा, तो इस पे मेरे ख्याल से इस स्कीम को विड्रॉ नहीं करना चाहिए। जो गलतियां हैं इसमें कुछ अगर हो गई है, किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है, उसको दूर करें। अच्छा, एक अमूमी रुझान ये पाया जाता है ना कि हुकूमत के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, हुकूमत एक्सप्लॉइट करेगी अगर हम सिस्टम में आ गए तो। क्या यहाँ पर किसी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की ज़रूरत है हुकूमत की तरफ से? क्या इस तरह का कुछ यकीन दिलाया जाना चाहिए हुकूमत की तरफ से, या डू यू थिंक कि जो अप्रोच ली जा रही है वो बिल्कुल दुरुस्त है? इसमें देखें, एक चीज जो बार बार की जाती है, बिल्कुल ठीक है, जब भी आप किसी को टैक्स नेट में लेकर आते हैं तो कारोबारी तबके की एक शिकायत होती है, क्योंकि उनको ऑब्वियसली अपना जब ये फाइनल टैक्स फाइल करते हैं उनके लिए कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। एक तो वो कहते हैं कि फॉर्म वगैरह बड़े मुश्किल है, दूसरा वो ये कहते हैं एक दफा हम रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो फिर हमें एक्सप्लॉइट किया जाता है, हैरास किया जाता है। लेकिन इसके लिए जो तरीकेकार बताए जा रहे हैं और उसकी इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। जो फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब बार बार कहते रहे कि हम इसमें जो एक इंसानी अमल दखल है उसको हम कम से कम करेंगे और इसको हम डेटा इकट्ठा करके इसको हम एक ऑटोमेटेड सिस्टम पे लेके जा रहे हैं कि आपको पता चल जाएगा कि यार किसने कितना टैक्स देना है, चाहे वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से हो, चाहे वो उनकी सेल्स के हिसाब से हो, उनके प्रॉफिट के हिसाब से हो। तो अगर ये आप इसमें ह्यूमन एलिमेंट को कम कर देते हैं और इसको ऑटोमेटेड सिस्टम पे लेके जाते हैं जहां पे आपसे कोई आके बार्गेन नहीं कर सकता कि ठीक है अगर तुम्हारा टैक्स 10 लाख रुपए, तुम 2 लाख मुझे दे दो, 8 लाख तुम्हें माफ कर देते हैं। जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा तो फिर नेशनल किटी में तो कुछ नहीं आएगा। जो रिश्वतखोर लोग होंगे, चंद होंगे, शायद सब ना हो, उनके जेब में जाता रहेगा पैसा। महमल, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? देखिए लीना, पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी, ये शहजाद ने भी बात की और ये मेहताब साहब ने भी बात की, ये बहुत अहम है कि इसको रीट्रेड बार बार करना चाहिए कि ये जो रिटेलर्स हैं, ये जो ट्रेडर्स हैं, ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि हमने टैक्स नेट में आना ही नहीं है और फिर वो ब्लैकमेल करते हैं और हर हुकूमत को करते हैं। शहजाद ने अभी इतनी लंबी लिस्ट जो गिनवाई है आपको, उससे साफ जाहिर है कि ये इन्होंने इसी तरह से ब्लैकमेल किया और कोई भी गवर्नमेंट ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये नहीं हो सकता अलीना कि जो ट्रेडर्स, रिटेलर्स वगैरह जो है करोड़ों रुपए में जो मद में कमा रहे हों वो टैक्स नेट में ना हो और जो सैलरीड क्लास हो, तनख्वाहदार तबका जो हो, उसके ऊपर आप मजीद से मजीद बोझ डालते जाएं। अभी मेहताब साहब ने जिस तरह बताया कि 3.1 मिलियन जो है, यानी कि अगर ये हैं और रजिस्टर्ड कितने कम हैं, यानी कि आप ये देखें कि तनख्वाहदार तबका उसका एट सोर्स पे कट जाता है और बढ़ता ही जा रहा है बोझ जो उनके ऊपर है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हुकूमत को बिल्कुल इस तरह इनके हाथों ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए और बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ, जो बातें शहजाद ने, मेहताब साहब ने जिन चीज़ों की निशानदेही की है कि जो करेक्शन करनी चाहिए वो जरूर करें। अच्छा, दूसरी चीज अलीना, देखिए जिस तरह मूडीज की भी आपने अभी ये रेटिंग की बात की, वैसे भी जिस तरह IMF की भी बात हो रही है, तो स्टेबिलिटी तो पाकिस्तान की मईशत में आ रही है, लेकिन जाहिर बात है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेकिन इसके अलावा कंसर्न्स भी हैं। अब देखें ना, जिस तरह जो यहाँ बात अभी हुई है कि IMF के जो है वो बोर्ड ने अभी तक एजेंडे पे नहीं डाला स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बावजूद, जो जुलाई से हुआ हुआ है, क्योंकि देखिए $2 बिलियन जो डॉलर फाइनेंसिंग आनी है हमारे दोस्तों से, वो एक अभी तक नहीं आई, तो उसकी वजह से एक वो भी कंसर्न है। फिर जो मूडीज ने, वैसे तो बड़ी अच्छी खबर है कि मूडीज ने जो हमारी रेटिंग जो है वो सही की है कि उन्होंने हमें बेसिकली आउटलुक को मुस्तहकम से मुस्बत कर दिया और उसकी वजह पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक हालात में बेहतरी है और एक्सटर्नल पोजीशन में जो है वो बेहतरी है, जिससे पाकिस्तान का ऑब्वियसली डिफॉल्ट का जो रिस्क भी है उसके अंदर भी एक कमी आई है। तो मूडीज के मुताबिक अब पाकिस्तान के लिए बैरूनी फंडिंग के इंतजाम के हवाले से सूरत हाल में गैर यकीनी बहुत कम हुई है, जिसकी वजह IMF के साथ ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, मूडीज के मुताबिक हम तवक्को रखते हैं कि अगले कुछ हफ्तों में ये मुआहदे की मंजूरी भी हो जाएगी। मुबादला हमारे ज़खायर जो है जून 2023 के मुकाबले में दुगने जरूर हो गए, मगर वो अब भी पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग की जरूरत पूरी करने के लिए नाकाफी है और पाकिस्तान का अब भी इस हवाले से अपने ऑफिशियल पार्टनर्स पर इंहिसार रहेगा ताकि पाकिस्तान अपने कर्ज की अदायगी की जरूरत को पूरा कर सके। अच्छा, उसके अलावा लीना, जो ये रेटिंग है ये भी इसके अंदर जो है बेसिकली मुल्क की कमजोर गवर्नेंस और सियासी गैर यकीनी की भी ये निशानदेही करती है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये जो चीजें कंसर्न्स हैं, मैं जो बात कर रही हूँ कि मूडीज हो, IMF एग्रीमेंट हो, ये चीजें कंसर्न्स अभी भी बहुत उधर हैं, तो ये हमें इसको एड्रेस करना चाहिए। मज़हर अब्बास साहब, जो मैसेजिंग की हम बात करते हैं, हम बार बार ये कह रहे हैं सैलरी क्लास पे बोझ पड़ेगा, बड़ा मसला होगा उनके लिए, लेकिन जिसको नहीं टैक्स देना, यानी ताजिर वगैरह जिनके ऊपर नहीं है बोझ, वो नहीं रियलाइज़ करते। ऐसी कैसे मैसेजिंग हो या एक कैसे समझाया जाए कि उनका भी नुकसान है इसमें, ओवरऑल कम्युनिटी का कितना नुकसान है इसमें कि अगर वो टैक्स नहीं दे रहे, क्या वहाँ पर भी कुछ काम करने की ज़रूरत है?
देखिए, इसमें पॉलिटिकल विल की बहुत ज़रूरत है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि कोई गवर्नमेंट आती है, वो टैक्सेशन को बेहतर बनाने की कोशिश करती है, उसके ख़िलाफ़ एक रेजिस्टेंस सामने आती है और उस रेजिस्टेंस के आपकी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ उस रेजिस्टेंस के साथ खड़ी हो जाती हैं। तो एक तरीके से एक कंसेंसस नहीं बन पाता। मेरा ख़्याल है इस पे डिबेट करनी चाहिए, पार्लियामेंट में सीरियस डिबेट करनी चाहिए। अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। अपोजिशन की भी ये जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ इस चीज़ को मद्देनज़र ना रखे कि जी आज गवर्नमेंट जो है एक डिफ़िकल्ट पोजीशन में हम लाके खड़ा कर देंगे, कोई भी गवर्नमेंट हो। और कल जब आप ख़ुद गवर्नमेंट में आते हैं तो आपको इसी पोजीशन का सामना करता है। इसी वजह से आप अपना टैक्स नेट बढ़ा नहीं पा रहे, इसी वजह से जो है इन लोगों के प्रेशर्स में आ जाते हैं। अब वो तो ये कह रहे हैं कि जी हम तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हमने 17 दिन दुकानें बंद की, हम दोबारा बंद कर देंगे 17 दिन दुकानें। अब उसके साथ अगर आपकी कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस जाके उनको सपोर्ट में खड़ी हो जाती हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फिर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है, नीचे आती है। आज इनकी गवर्नमेंट है, कल पीटीआई की गवर्नमेंट थी, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो यहाँ की अपोजिशन उनके साथ जाके खड़ी हो जाती। तो ट्रेडर्स के साथ कोई ना कोई पॉलिटिकल फोर्सेस जाके साथ खड़ी होती हैं। दूसरे ये कि उनका जो कंसर्न है, देखिए कराची में एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है। कराची में आज से नहीं, हमेशा से कराची में वर्स्ट सिचुएशन भी हो, हड़तालें हों, पहिया जाम हो, खून खराबा हो, कराची का वो जो इकोनॉमी है ना वो चलती रहती है उसमें। और एक बड़ी तादाद में लोग टैक्स नहीं देते, कराची के अंदर भी नहीं देते लोग, जो जिनकी बात कर रहे हैं अभी मेहताब भी, शहजाद भी। तो प्रॉब्लम कहाँ है? वो उनका क्या, जो छोटा दुकानदार है वो क्या कहता है? वो कहता है जी ये इनको हम टैक्स दे देंगे, फिर हमसे पुलिस भत्ता लेती है, फिर हमसे एक्साइज वाले भत्ता लेते हैं, फिर अगर वो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलाके में होता हूँ तो वो आके भत्ता लेते हैं, फिर सियासी ग्रुप भत्ता लेते हैं, फिर जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो आके भत्ता लेते हैं। तो पहले तो एक दो लोगों को हम टैक्स वो दे दिया करते थे भत्ता या गुंडा टैक्स, अब उनकी तादाद में भी इजाफा हो गया है। प्लस वो जो बिल्स वगैरह की बात है, अब बिल्स में कुंडे कितने डलते हैं, कुंडे कितने डाले जाते हैं, उसकी वजह से ये सब कुछ नेगोशिएबल है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि अपने आप को रजिस्टर तो करवाएं, सिस्टम का हिस्सा तो बने। वो वाले लोग जिनके ऊपर टैक्स बनता भी नहीं है, उनकी कमाई इतनी कम है, देखिए इसीलिए अलीना, इसीलिए ज़रूरी है। देखिए आप मुझे बताएं कि इस इशू के ऊपर क्या पार्लियामेंट में कोई सीरियस डिबेट हुई है? जी, इस इशू के ऊपर आपने, ठीक है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की शहबाज शरीफ साहब ने एक बात की, लेकिन उसको जिस संजीदगी से आपको लेना चाहिए, जाहिर है आपको अपोजिशन को कुछ कॉन्फिडेंस देना होगा उसके अंदर। जब तक एक पॉलिटिकल कंसेंसस ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी नहीं बनेगा, तब तक आपको लगता है तब तक आप चीज़ें बेहतर नहीं कर पाएंगे और आप यहीं रहेंगे और अल्टीमेटली हम जैसे सैलरी क्लास को वो टैक्स, वो कीमत अदा करनी पड़ती है। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। यहाँ पर मेहताब हैदर साहब का हम शुक्रिया करेंगे इस सवाल के लिए, खुसूसी तौर पर उन्होंने हमें ज्वाइन किया। एक छोटी सी ब्रेक के बाद पॉलिटिकल इश्यूज डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने अपने रहनुमाओं को ये कहा है कि आप जो भी रूपोश हैं, रूपोश ही रहें, बाहर आएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, रूपोशी ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल हुआ ये कि कल एक बयान आया था और इमरान खान से मंसूब किया जा रहा था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि इमरान खान ने अपने रूपोश लीडरान को, पार्टी कारकुनान को ये कहा है कि रूपोशी ख़त्म करें, बाहर आएँ। उसकी आज इमरान खान ने तरदीद की है। लेकिन अब इस बयान से सवाल ये जनरेट होता है कि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल्द से जुलूस करने की तरफ जा रही है, कहती है कि इमरान खान की रिहाई के लिए वो बाकायदा एक मुहिम चलाने जा रहे हैं, तहरीक चलाने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान ने एक बार फिर अपने जो पार्टी लीडरान हैं, जो कि रूपोश हैं, छुपे हुए हैं, उनको ये पैगाम दिया है कि बाहर ना आए, गिरफ्तार हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या अपने एक तरफ लीडरान को ये पैगाम देना और दूसरी तरफ इस तरह की तहरीक चलाना, क्या इस तरह की तहरीक इस माहौल में कामयाब हो पाएगी? अपने तज्जियाकारों के सामने हमने ये सवाल रखा है और इस सवाल के लिए हमें एजाज सैयद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। एजाज, आपसे ही शुरू करते हैं। क्या समझते हैं ये जो पैगाम दिया खान साहब ने, क्या सरप्राइजिंग है आपके लिए? बहुत शुक्रिया अलीना। पहली बात तो यह है कि पहले खान साहब का शायद ये बयान था कि तमाम जो रूपोश लोग हैं वो बाहर आ जाएं और आके गिरफ्तारी दे दें।
और जब वो बयान मैंने देखा तो मेरी इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ये थी कि खान साहब शायद अपना जो केस है इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर उठाना चाहते हैं, जिस तरह अमेरिका में इन्होंने उठाया, बरतानिया में भी एक तहरीक चला रहे हैं ये, तो शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये लोग गिरफ्तारियां दे दें। और जो रूपोश हैं उनमें तो दो ही बंदे हैं, एक मुराद सईद है अहमद और एक है असलम इकबाल। तो मुराद सईद और असलम इकबाल के अलावा और कोई तीसरा तो नहीं है। हमाद अजहर भी हम कल बात कर रहे थे कि वो ऑन एंड ऑफ कुछ मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि हमाद अजहर तो देखिए पेशावर में नमूदार हुए थे, फिर इस्लामाबाद में आए, फिर लाहौर में भी, इस्लामाबाद में वो पीटीआई के दफ्तर में आए थे और लाहौर में भी थे। तो मेरी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है हमाद अजहर साहब इस्टेब्लिशमेंट से पूरे राब्ते में हैं और ज़रा वो पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ जो भी लिमिटेड अपनी एक्टिविटी है वो कर रहे हैं। मुझे इस बात पे कोई गलतफहमी नहीं है। अगर हमाद अजहर साहब इस बारे में सोचते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में नहीं है या अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उनको वजाहत कर देनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई के जो लोग बाहर हैं वो बगैर किसी अंडरस्टैंडिंग के हैं, तमाम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा। शिबली फराज साहब का वाक़या मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि शिबली फराज साहब को किस तरह इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार करना चाह रही थी और उन्हें एक आला खुफिया अफसर का फ़ोन आया कि ये अपने ही बंदे, इनको गिरफ्तार नहीं करना। तो ये तो सारे इनकी, तो मैं बड़े क्लियर हूँ कि ये सारे जो बाहर हैं ये राब्ते में है। रऊफ़ हसन साहब का था जो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में नहीं थे, वो उनके साथ जो कुछ हुआ वो मुझे और आपको पता है। दो बंदे हैं, एक है मुराद सईद और दूसरे हैं असलम इकबाल, और दोनों बड़े अहम हैं। मुराद सईद आपको पता है कि इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो तब भी उनके बड़े करीब थे और कंसिस्टेंट रहे कि जब वो गवर्नमेंट में भी आए तो मुराद सईद उनके करीब थे। और मुराद सईद साहब के पास जो हुकूमत कहती है और हुकूमत के इदारे कहते हैं कि ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे इमरान खान साहब के बारे में वो मज़ीद तफसीलात ले सकते हैं। और मुराद सईद साहब को भी अपना पता है कि उनके पास किस तरह की मालूमात है, इसीलिए वो रूपोश हैं, वो सामने नहीं आ रहे। और बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि इनिशियली मुराद सईद साहब को छुपने में जो मदद करने वालों में फैज़ हमीद साहब ने भी कोई हेल्प की है, उन्होंने भी कोई मामलत कर रखी है। खैर जब वो सामने आएंगे तो फिर पता चलेगा क्या है। लेकिन एक बात क्लियर हो जाती है, और वो क्लियर क्या होती है कि खान साहब जो हैं उनको पता लग गया है कि ये जो उनकी जद्दोजहद है या जो लड़ाई है ये एक दो हफ्तों में या एक दो महीनों में या एक आध साल में ख़त्म होने वाली नहीं है। अभी तक उन्हें ये लग गया है, ये बात क्लियर हो गई है कि दूर दूर तक उनको मुकाबला करना पड़ेगा और दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा कि वो रिहा हो जाएंगे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि ये जो लोग छुपे हुए हैं और छुप के जो कार्रवाई कर रहे हैं या इनकी मदद कर रहे हैं, इंटरनेशनल राब्ते हो रहे हैं और फिर वो मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के सवाल उठता है ना कि यहाँ पर भी तो तहरीकों का ऐलान हो रहा है। अलीमा खान साहब आप बड़ी एक्टिव हो गई हैं, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? एक तरफ जहाँ लीडरान को कहते हैं कि आप छुपे रहें, आप बाहर ना निकलें, और आवाम से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आएँ, आप मेरी जिद्दोजहद के लिए आगे आगे बढ़ें। देखिए बात ये है कि ये जो कि क्या तहरीक को चल सकेगी, लीडर्स अगर छुपे हुए हैं क्या उसके बगैर कामयाब हो सकेगी कि नहीं, इसके ऊपर देखिए असल मसला जो है इस वक्त पीटीआई का वो ये बना हुआ है कि एक पैनिक की सिचुएशन है। वो हमने देखा कि उसके अंदर आप अगर खान साहब के जो है डिफरेंट अगर आप बयानात भी देखें, एक दिन वो कुछ कहते हैं, एक दिन वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि कोई एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते हो रहे, बड़े खुश नज़र आते हैं, अगले दिन वो जो है मिलिट्री की लीडरशिप के ऊपर बड़े डायरेक्ट हमले भी कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो किसी दिन जो है वो कहते हैं हुकूमत ने हमारी लड़ाई करा दी है, किसी दिन वो कोई और बात कर देते हैं जब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इस तरह की चीज़ें। तो बहुत सारी उनके अगर आप बयानात देखें ना तो उससे एक नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा एक पैनिक भी, एक और चीज़ जो शायद पीटीआई को और इमरान खान साहब को जो समझ आ रही है, जो नजर आ रही है, वो ये है कि हमने देखा था कि इलेक्शंस के बाद फरवरी 8 के जो इलेक्शन, उसके बाद एक पीटीआई के अंदर एक हमने कॉन्फिडेंस देखा था कि उनकी पॉपुलैरिटी है। फिर उसके बाद हमने देखा कि कोर्ट्स में जिस तरह के फैसले भी आ रहे थे, बेल्स हों या कोई जजमेंट्स हों, वर्डिक्ट्स इस तरह के हो जो ज़रा पीटीआई को फेवर भी कर रहे थे। अच्छा फिर जो है जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जो जजेस ने ख़त लिखा, उससे भी जो है पीटीआई के बयानिए को वो तक़वियत भी मिली। इस तरह की जो चीज़ें बहुत कुछ हो रहा था, तो वो वहाँ कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी
एक उम्मीद थी कि इवेंचुअली जो है कोर्ट्स खड़ी हैं, स्टैंड ले रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं खान साहब को इवेंचुअली रिलीफ मिलेगा। लेकिन जब से जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से ये दरवाजे बंद होते नजर आ रहे हैं। और अभी तो खैर बहुत सारी चीजें क्योंकि कहते हैं सामने तो हमारे नहीं आई, लेकिन जो एक स्पेकुलेशन हो रही है वो ये है कि कहीं एंड पे खान साहब का मिलिट्री ट्रायल ना हो। खान साहब ने खुद भी इस चीज का खदशा जो है उन्होंने बताया है कि उनको लगता है कि इस तरह की चीज हो सकती है। तो शायद जो ये चीजें हैं मेरे ख्याल में ये एक पैनिक की तरफ ले जा रही हैं। जो बाकी है कि तहरीक चल सकती है कि नहीं, वैसे तो खान साहब जब बाहर थे तो वो तो आपने देखा किस जबरदस्त तरीके से पीटीआई को मोबिलाइज भी करते थे, लोगों को भी मोबिलाइज करते थे। लेकिन इस वक्त हमने देखा है कि स्टेट भी नहीं उस तरीके से मोबिलाइज होने देगी पीटीआई को, अगर वो कर भी सके तो एक ये भी प्रॉब्लम है। लेकिन वो इसी वजह से कि सिस्टम जो है वो लग रहा है ऐसे कि वो अब कंटिन्यू रहेगा फिल वक्त, और खान साहब के अभी जो बाहर आने के चांसेस हैं वो कम नजर आ रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बाकी तजियाकारों की राय जानेंगे। हम बात कर रहे हैं, खान साहब ने आज पैगाम जेल से भिजवाया कि जो रूपोश हैं रूपोश ही रहें, बाहर आएंगे गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ खान साहब की रिहाई के लिए और अपोजिशन के तौर पर तहरीक भी चलाई जा रही है, जल्द से जुलूस भी हो रहे हैं। ऐसे में इन तहरीकों के ऊपर क्या असर पड़ेगा जो खान साहब ने पैगाम दिया है? शहजाद अलीना, एक तो शबीर डार साहब जो जीओ के नुमाइंदे हैं और अडियाला जेल में मौजूद होते हैं, इमरान खान से गुफ्तगू भी करते हैं, सवाल भी करते हैं। उनसे मेरी अभी कुछ देर पहले बात हुई तो उन्होंने तो सिंपली डिनाई किया है कि पहले ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। अच्छा। ये बयान इमरान खान से मंसूब जरूर किया गया था, लेकिन क्योंकि कोई हियरिंग थी नहीं तो कोर्ट रिपोर्टर्स नहीं थे, तो लिहाजा ये बात सहाफियों के जरिए तो बात बाहर नहीं आई है। किसी और जराए से आई हो तो अलग बात है, वैसे तो किसी रहनुमा ने भी आके नहीं की। तो वो कह रहे हैं सहाफियों से तो ऐसी कोई गुफ्तगू ही नहीं हुई, और इसीलिए जब आज उनसे ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो कोई ऐसे अहकाम नहीं दिए। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा है कि जो रूपोश हैं वो रूपोश ही रहें। अब जो इसमें जलसे की आप बात कर रही हैं या तहरीक की बात कर रही हैं वो कितनी कामयाब होगी, मेरे ख्याल से उसका दारोमदार इससे नहीं है। हाँ, हमाद अजहर साहब क्योंकि इस वक्त पंजाब के सदर हैं, उससे फर्क पड़ सकता है कि वो उसको लीड नहीं करेंगे। लेकिन कल उस पर हम मेरे ख्याल से काफी बात कर चुके हैं कि वो खुद अपना इस्तीफा दे चुके हैं कि मुझे साइड में कर दें, क्योंकि मुझसे वैसे ही नहीं पूछा जा रहा है। तो इस वक्त और इसके अलावा कौन से रहनुमा है जो कि रूपोश हैं? जो प्रोमिनेंट नाम है, जैसे एजाज ने भी कहा कि उसमें असलम इकबाल हैं, उसमें मुराद सईद हैं, बाकी तो या तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं और सियासत नहीं कर रहे, कुछ लोग दूसरी पार्टीज में चले गए हैं और कुछ जो है वो अब तहरीक इंसाफ में है। लेकिन जो जलसा या तहरीक चलाने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ सियासत में देखा गया वो तो यही है कि जब लीडर निकलता है खुद तो फिर लोग पीछे निकलते हैं। जीटी रोड पे नवाज शरीफ साहब निकले तो लोग निकले, इमरान खान जलसे में आते हैं तो लोग निकलते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ा चैलेंज होगा कि इमरान खान की गैर मौजूदगी में लोग कितनी बड़ी तादाद में निकल सकते हैं। और खासतौर पे जब बार बार आप जलसा कैंसिल कर रहे हैं और कहते हैं कि नहीं अब नहीं होगा, फिर करेंगे, फिर 8 को करेंगे, फिर 5 को करेंगे, तो वो कितना इनको डेंट डालेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होगा कि खैबर पख्तूनख्वा से क्योंकि स्टेट मशीनरी इस्तेमाल होगी, लोग आ जाएंगे। पंजाब से किस हद तक लोग निकलेंगे और क्या लोगों को निकलने दिया जाएगा? क्योंकि जो 25 मई का जो मामला था, 25 मई 2022 का मैं कह रहा हूँ, और उस वक्त कोई 9 मई नहीं हुआ था, लेकिन जब पीटीआई ने ऐलान किया था कि हम इस्लामाबाद जाएंगे तो आपने देखा था कि पंजाब में ही इतनी रुकावटें खड़ी कर दी थी, लोगों की गाड़ी तोड़े गए, लोगों के घर पे छापे मारे गए, लोगों को नहीं निकलने दिया। तो वो अगर बहुत ज्यादा सख्ती होगी तो लोगों के लिए निकलना मुश्किल होगा, रुकावटें होंगी तो लोगों के लिए निकलना मुश्किल होगा। पीटीआई इन हालात से कैसे डील करेगी, मेरे ख्याल से इस पर डिपेंड करता है कि उनकी तहरीक कितनी कामयाब होती है या नाकाम होती है। अच्छा, ये जो इंटरेस्टिंग बात हुई है मज़हर अब्बास साहब, एजाज ने भी उस तरफ इशारा किया, शहजाद ने भी, ये खबर कल आई कहाँ से? क्या इसका इस तरह भी तज्जिया किया जा सकता है कि किसी को ये मतलूब है कि जो रूपोश हैं वो बाहर आए? या तो ये हो सकता है, या ये कि ये खबर इस तरह प्लांट की गई हो कि इस खबर को देख के वो लोग बाहर आ जाएं और फिर पकड़े जाएं। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए कि ज़ाहिर है कोई भी सोर्स ये नहीं बता रही या कि ये खबर आई कहाँ से, और फिर हम ऐसी खबर लगा क्यों देते हैं बग़ैर कंफर्मेशन के। ये भी हमारे लिए सोचने का है कि कहाँ से लीक हुई खबर, कहाँ से आई और हमने लगा दी बग़ैर किसी तस्दीक किए। दूसरी बात ये कि क्या इससे तहरीक का असर पड़ेगा? देखिए ऑलरेडी पीटीआई में प्रॉब्लम्स हैं। आप देखें आरिफ अलवी साहब जो है केपी का इशू है वो रिज़ॉल्व करवा रहे हैं। दूसरी तरफ ये एक बड़ा चैलेंज होगा 8 सितंबर। ज़ाहिर है गवर्नमेंट तो रुकावट डालेगी, पंजाब गवर्नमेंट रुकावट डालेगी, केपी से तादाद में बड़ी तादाद में लोग आ सकते हैं, वो होगा। एक बड़ा चैलेंज है पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप के लिए
कि वो माइनस से इमरान खान कितना बड़ा जलसा कर सकते हैं और कितना बड़ा जलसा करेंगे। अगर गवर्नमेंट रुकावट नहीं डाले, पंजाब गवर्नमेंट, तो उसके लिए भी ये अच्छा होगा ताकि उनको असेस कर सकें कि कितनी बड़ी तादाद में लोग खुद निकलते हैं। ये भी एक होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ गवर्नमेंट्स ये करती नहीं कि आप असेस कर लेना कि लोग कितनी बड़ी चल जाएगा ना कि है दम या नहीं, सादा अल्फाज में। हाँ, वही प्रॉब्लम। तो बाकी तो इमरान खान साहब के लिए फ़िलहाल तो ये बात ठीक है कि अभी सच कोई बड़ा रिलीफ नहीं नज़र आ रहा कोई उनको। बट खान साहब का आज ये वाजे कर देना कि जो रूपोश हैं रूपोश ही रहें, बाहर मत निकलें, ये गिरफ्तार हो जाएंगे, इसका क्या मतलब है? ये इसका मतलब ये कि अभी ये लॉन्ग स्ट्रगल है, ठीक है, अभी ये लंबी स्ट्रगल है और इसके लिए ज़ाहिर है मुराद सईद साहब पे भी 9 मई का केस है और जो है वो कुछ और लीडर्स भी हैं और ऐन मुमकिन है चीज़ें ज़्यादा आगे बढ़ें। अभी पता नहीं 8 सितंबर को क्या होता है, उसके बाद ऐसा ना हो कि मज़ीद लीडरों को रूपोश हो जाना पड़े। तो ये जो सारी सिचुएशन है, इसमें पीटीआई के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी तो जलसा ही है, तहरीक तो बाद में है, उसके बाद उन्होंने लाहौर में करना है, वहाँ एक बड़ा चैलेंज होगा उसमें। तो मेरा ख्याल है पीटीआई एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन पोजीशन से गुज़र रही है, लेकिन ये कि उनका खड़ा रहना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर वो जो है वो 40-50 हज़ार लोग लेकर आ जाते हैं तो ये बहुत बड़ी प्रेजेंस होगी अंडर द सर्कमस्टांसेस। चलिए जी, देखते हैं, हम सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं, उसके ऊपर भी तज्जिया तबसरा करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।